नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम कृषि दर्शन, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े तमाम व्यवसायों से जुड़ी नवीनतम जानकारियों से आपको अवगत कराएं और आपके ही सफल साथियों की सफलता की कहानी भी आप तक पहुंचाएं। कार्यक्रम की आज की कड़ी में भी कुछ ऐसी ही कोशिश होगी हमारी, लेकिन सबसे पहले डालेंगे नजर अपने पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार, कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। जलवायु अनुकूल खेती के लिए किसानों को विशेष प्रशिक्षण देगी सरकार। बदलते मौसम में दुधारू पशुओं को विशेष देखभाल की जरूरत और किसानों के लिए बेहद उपयोगी लेजर लैंड लेवरल मशीन। राज्य सरकार जलवायु के अनुकूल खेती करने के लिए किसानों को विशेष रूप से प्रशिक्षण देने की योजना चला रही है। कृषि विभाग के सचिव डॉक्टर संजय अग्रवाल ने कहा है कि दक्षिण बिहार के कई जगहों में हॉर्टिकल्चर की काफी संभावनाएं हैं। इसके लिए वहां के किसानों को प्रशिक्षण के साथ साथ प्रोत्साहित भी किया जाएगा। इन जगहों पर काफी बागवानी फसल होने की संभावना है, जिससे किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। तो हम लोग दक्षिण बिहार के लिए इस साल नई योजनाएं लेकर के आ रहे हैं, जिसमें दक्षिण बिहार में विभिन्न प्रकार के फसल जो सूखा प्रभावित क्षेत्र में भी हो सकती है, खास करके हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा और उसका बहुत बड़ा मार्केट बिहार में ही है। बिहार में हम लोग बहुत बड़ी संख्या में मात्रा में रोज ट्रक्स आते हैं जो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस लेकर के आते हैं। पशुपालक भाई बहनों, बदलते मौसम में दुधारू पशुओं के रख रखाव में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मौसम अभी परिवर्तनशील है, कभी ठंड बढ़ जा रही है, कभी कम हो जा रही है और इस तरह अचानक से मौसम परिवर्तन की वजह से पशु कई बार अनेक तरह के रोगों से आक्रांत हो जा रहे हैं। इससे आपके पशुओं में बुखार होने की संभावना हो सकती है। इससे बचाव के लिए अपने पशुओं को मौसम के अनुसार ढक कर रखें और उसे सीधी हवा यानी कोल्ड वेव के संपर्क में नहीं आने दें। साथ ही खान पान में भी सावधानी बरतें। किसान भाई बहनों, आप अपने खेतों में लगी फसलों को लाही कीट से बचाने के लिए कीट ट्रैप लगाकर नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा पक्षी बैठका से भी नियंत्रण किया जा सकता है, जिससे कि पौधे सुरक्षित रहेंगे और उत्पाद की गुणवत्ता भी बनी रहेगी। मुर्गी पालक भाई बहनों, अगर आप मुर्गी व्यवसाय से जुड़े हैं तो मुर्गियों के नस्लों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि नस्लों के आधार पर ही मुर्गियों की मांगे बाजारों में बढ़ती जा रही है। बिहार के विविध क्षेत्रों के लिए वन राजा और कड़कनाथ अच्छे नस्ल माने जाते हैं। इन नस्लों से आमदनी अच्छी होगी। भारत में सर्दियों से मांस और अंडों के लिए मुर्गियों का पालन किया जाता है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मुर्गी पालन एक प्रमुख व्यवसाय के रूप में उभरा है। किसानों के लिए खेती के साथ मुर्गी पालन का व्यवसाय फायदे का सौदा है। आप कम लागत में भी मुर्गी पालन का बिजनेस आसानी से कर सकते हैं। भारत में मुर्गियों की लोकप्रिय 5 नस्लें इस तरह हैं। असील नस्ल, इसे आमतौर पर मांस के लिए ही पाला जाता है। इसकी अंडे देने की क्षमता और अन्य मुर्गियों की तुलना में कम होती है। नर का वजन 4 से 5 किलोग्राम तक का होता है, मादा का वजन 3 से 4 किलो तक का होता है। कड़कनाथ नस्ल, कड़कनाथ एक कालमासी नस्ल की मुर्गी है। यह मुर्गी की औषधीय नस्ल है। इसका रंग, खून, मांस, अंडा सब कुछ काला होता है। इसका मांस और अंडा काफ़ी महंगा बिकता है। ग्रामप्रिय नस्ल, इस नस्ल को अंडे और मांस दोनों के लिए पाला जाता है। यह एक साल करीब 210 से 225 अंडे देती है। इसका वजन करीब 1.5 किलो से 2 किलो होता है। सफलता के इस कड़ी में आज अपने अनुभव बांटने के लिए हमारे साथ ग्राम घोषवर जिला वैशाली के प्रगतिशील किसान अवधेश कुमार सिंह। इनका कहना है कि विगत 30 वर्षों में लगातार खेती कर रहा हूं। पिछले साल से एप्पल बैर की खेती करके ये वर्ष में लागत मूल्य से 2 गुना मुनाफा ले रहे हैं। आइए जानते हैं उनकी सफलता की कहानी, उन्हीं की जुबानी। ये जो एप्पल बैर है, ये एप्पल बैर की खेती पिछले साल लगाया गया था, जो हमारे मिट्टी में 1 साल के अंदर
इतनी बड़ी सफलता हमको देखने को मिला है, जो ये तो पहली बार है कि इसका फलन के कारण इसका ये डाल आधे पौधे का टूट गया है। लेजर लैंड लेवरल को लेजर समतल भी कहा जाता है। ये मशीन किसानों के लिए बेहद उपयोगी है, विशेषकर ऐसे किसानों के लिए जिनके खेत पूर्ण रूप से समतल नहीं है, उबड़ खाबड़ है। ऐसे खेतों को खेती लायक बनाने के काम इस लेजर लैंड लेवरल मशीन की सहायता से किया जाता है। इस मशीन का काम भूमि को समतल बनाना, ताकि उस भूमि पर खेती करना आसान हो जाए। इससे फसल पर समान रूप से सिंचाई होती है, जिससे पानी की बचत होती है। अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। आइए अब चलते हैं बाकरगंज पटना अनाज मंडी, जहां जानेंगे अनाजों के ताज़ा भाव। लोकल गेहूं 3200 रुपये प्रति क्विंटल, सुपर चावल 5000 रुपये प्रति क्विंटल, अरवा चावल 4500 रुपये प्रति क्विंटल, बासमती चावल 9000 रुपये प्रति क्विंटल। अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हर तरफ लहलहाती फसलें और खिलखिलाते किसान, ऐसा लग रहा है जैसे कह रहे हों, ये मुस्कान है खुशहाली की, देश के मान की, ये मुस्कान है किसान की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 2019 में की गई। इस योजना की शुरुआत से लेकर अब तक देश के करीब 11 करोड़ से अधिक किसानों को लगभग 2,61,000 करोड़ रुपए से अधिक सीधे किसानों के खाते में हस्तांतरित किए जा चुके हैं। पीएम किसान को पारदर्शी बनाने और आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए समय समय पर तकनीकी सुविधाओं का विस्तार किया गया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी से कैसे हम किसान को एम्पावर कर सकते हैं, इसके लिए भारत में प्रयास निरंतर बढ़ रहे हैं। अनेक सर्विसेज में टेक्नोलॉजी का उपयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। अब पीएम किसान योजना में एक नया अध्याय जोड़ने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय AI चैटबॉट किसान ई मित्र को इस योजना में लागू कर रहा है। किसान ई मित्र AI चैटबॉट, जो तकनीक के माध्यम से पीएम किसान योजना के बारे में पूछे गए सवालों के बारे में तेज, स्पष्ट और सटीक उत्तर की व्यापक और सही जानकारी किसानों तक पहुंचाता है। वर्तमान में ये चैटबॉट हिंदी, तमिल, उड़िया, बांग्ला, अंग्रेजी भाषाओं में उपलब्ध है। शीघ्र ही ये चैटबॉट देश की अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। उपयोगकर्ता चैटबॉट के साथ अपनी मूल भाषा में बातचीत कर सकते हैं। किसान ई मित्र में आपका स्वागत है। मैं आपका निजी सहायक हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। प्रिय लाभार्थी, अपना प्रश्न टाइप करें या माइक बटन का उपयोग करके बोलें। मुझे मेरी अंतिम किस्त का भुगतान नहीं मिला है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमें अपना वैध आधार नंबर, पीएम किसान ID फोन नंबर प्रदान करें। किसान भाई बहन कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट या मोबाइल के माध्यम से चैटबॉट की सुविधा का लाभ 24 घंटे उठा सकते हैं। चैटबॉट के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी, पात्रता स्थिति, वर्तमान रिलीज स्थिति, किस्त भुगतान विवरण इत्यादि की जांच किसान भाई बहन स्वयं कर सकते हैं। साथ ही अपना मोबाइल नंबर, भूमि संबंधी जानकारी या नया विवरण एक प्रक्रिया द्वारा चैटबॉट के माध्यम से अपडेट भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान ई मित्र चैटबॉट का आगाज देश की रीढ़ कहे जाने वाले किसानों के जीवन में खुशहाली, तरक्की और आत्मविश्वास की एक नई मिसाल पेश करेगा, जो बढ़ाएगा मान दुनिया भर में आत्मनिर्भर भारत का। आधुनिक कृषि बने किसानों की शान, यही है विकसित भारत की पहचान।
खबरें खेती की में अभी आपने जाना मौसम के मिजाज के बारे में, लिया आपने जानकारी मंडी के भाव की, जाना आपने अपने ही एक सफल साथी के सफलता के राज को, और रूबरू हुए आप नवीनतम तकनीकों और उपकरणों से भी। चलिए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे, जहां बारी है कुछ नई जानकारियों की। पशुपालन हमारे देश में कृषि के सह व्यवसाय के तौर पर और अकेले भी बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता रहा है। ऐसे में पशुओं का और पशुपालन का जीडीपी में एक बड़ा योगदान है। तो आइए जानते हैं भारत में यानी हमारे देश में दुधारू पशुओं का देश के जीडीपी में योगदान। किसान बंधुओं नमस्कार। भारत कृषि प्रधान देश है और यह जानकर बहुत ही सुखद एहसास होता है कि भारत दूध उत्पादन में दुनिया में पहले स्थान पे है। और दूध उत्पादन के जरिए आप देश के विकास में योगदान भी दे रहे हैं। तो किसान बंधुओं, आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत में दुधारू पशुओं का जीडीपी में क्या योगदान है, इसके बारे में। इस विषय पर और अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं बिहार वेटनरी कॉलेज पटना के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रविकांत निराला। सर, बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। और इस सवाल के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं, क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि एक तो हमारे किसान बंधुओं को थोड़ा सा आप मैं संक्षेप में बताया था, ये जीडीपी थोड़ा उन्हें समझा दें ताकि उन्हें अच्छा लगेगा जब इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। जीडीपी क्या है और वैसा वो कौन से गाय का, भैंस का या अन्य जो हमारे दुधारू पशु हैं उनके ब्रीड का वो उपयोग करें, पालन करें, जिससे कि दूध उत्पादन और बढ़े। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पूछे जीडीपी क्या है। जीडीपी को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं या हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद का मतलब हुआ कि जितने तरह के प्रोडक्ट्स हैं, 3 तरह के सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर्स, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री एक प्राइमरी सेक्टर्स में आता है, और दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर्स जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या वैल्यू एडेड सेक्टर्स कहते हैं या इंडस्ट्रियल सेक्टर्स भी बोलते हैं, और तीसरा है सर्विसेज सेक्टर्स। जो सर्विसेज, कई तरह के सर्विसेज हैं, जैसे टीचिंग भी सर्विसेज है, डॉक्टर्स का सर्विसेज है, मैनेजमेंट, ये सब ब्रॉडली जितने सर्विस प्रोवाइडर्स हैं और सर्विस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको सर्विस सेक्टर्स कहते हैं। तो 3 सेक्टर्स हैं और सभी सेक्टर्स में जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर्स में कई तरह के ग्रेन्स हैं, पल्सेज हैं और वेजिटेबल, फ्रूट्स, कई तरह के प्रोडक्ट्स हैं, तो उसको हम कीमत निकाल लेते हैं पैसा के टर्म में कि कितना उसका वैल्यू है। जैसे मान लिया कि 35 रुपये चावल मिलता है या 100 रुपये दाल मिलता है। दाल में भी कई तरह के दाल हैं, मतलब एवरेज हम बता रहे हैं। तो अगर मेरे के यहाँ 110 मिलियन टन्स प्रोडक्शन हुआ चावल का और उसी तरह से 108 मिलियन टन्स गेहूं का हुआ, उसी तरह से दूध का प्रोडक्शन 129 मिलियन टन है अभी सालाना हम देखते हैं, तो उसका हम कॉस्ट निकाल लेते हैं कि 1 केजी का कितना कीमत दूध का हुआ, 1 केजी पल्स का कितना हुआ, 1 केजी ग्रेन्स का कितना हुआ, वेजिटेबल्स का हुआ, सब का कीमत निकालते हैं और उसको हम जोड़ देते हैं। उसी तरह से इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में बहुत सा प्रोडक्ट्स हैं, कंप्यूटर से लेकर के मोबाइल और कई तरह के प्रोडक्ट्स जो इंडस्ट्रियल गुड्स हैं उसका हम कीमत निकालते हैं, और सर्विस सेक्टर्स में जितना सर्विसेज से कंट्रीब्यूशन हो रहा है उसको कीमत निकाल देते हैं, उसको एक साथ जोड़ देते हैं। तो टोटल जब जोड़ देते हैं उसको हम लोग जीडीपी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। असर दुधारू पशुओं का योगदान और तब अपने देश के विकास में बढ़ जाएगा जब जो हमारी गायें हैं वो उनका प्रति गाय का उत्पादन बढ़ जाए। तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि हमारे किसान कौन से नस्लों का, ब्रीड का उपयोग करें जिससे कि प्रति गाय दूध का जो उत्पादन है वो बढ़ जाए। आमतौर पर दूध प्रोडक्शन में किसान भाइयों या लोग का परसेप्शन है कि गाय ही दूध देती है, लेकिन भारत में अभी भी 57% मिल्क प्रोडक्शन भैंस से होता है। गाय के दूध का प्रोडक्शन करीब 42 से 43% है। इसके बाद याक है, मिथुन है, कैमेल्स का बहुत बढ़ावा मिल रहा है, उसका दूध प्रोडक्शन हो रहा है जो डेजर्ट्स एरिया में है। डिफरेंट प्लेसेस पर अलग अलग एनिमल्स हैं, उसका प्रोडक्शन हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा। एक तो ये है, दूसरा है कि जो टेम्परेट क्लास के ब्रीड्स हैं, एनिमल्स हैं, टेम्परेट मतलब जहाँ ठंडक ज़्यादा पड़ती है, जैसे यूरोप में गाय बढ़िया दूध देती है। एक गाय का 88 लीटर तक रिकॉर्ड्स किया गया है पर डे, लेकिन हम लोग का बहुत सा ब्रीड्स हैं गाय का जो आधा लीटर भी दूध नहीं देती है पर डे। लेकिन
इसमें भी अच्छे गाय हैं, जैसे साहिवाल है, रेड सिंधी है, उसमें 10 लीटर 12 लीटर तक दूध देने का कैपेबिलिटी एवरेज है। अगर हम एलिट क्लास का देखें तो उसमें 30 लीटर तक भी रिकॉर्ड्स किया गया है। तो हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं और क्रॉस ब्रीडिंग करा करके दूध को बढ़ाते हैं। दूसरा है भैंस। भैंस में सबसे ज़्यादा दूध प्रोडक्शन अगर वर्ल्ड में है तो इंडिया में ही है, और इंडिया में सबसे उत्तम क्लास का भैंस है। खास करके जो मुर्रा है, नीली रावी है, इसका तो इंपोर्ट दूसरे कंट्रीज में हो रहा है। खास करके देख रहे हैं ब्राज़ील, अर्जेंटीना, अरबियन कंट्रीज, यूरोप के बहुत कंट्रीज में, क्योंकि दूध प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा अगर हम देखते हैं कंट्रीब्यूशन तो बफलो का है। और दूसरा एनिमल्स गोट का भी है, सीप का है और कैमल्स भी हैं। सर, जो आप बात कर रहे थे कल्चर वाली, तो हम अभी बहुत सारे विदेशी गायें जो हैं वो भारत में अपने बिहार में पाली जा रही है। तो मैं आपसे संक्षेप में जानना चाहूँगा कि जब वो साहिवाल या जिसका हीर का नाम लिया आपने, तो जब वो यहाँ वो पाल रहे हैं तो क्या सावधानी बरतें, क्योंकि कई बार वो उसका यहाँ पालन पोषण ठीक से नहीं हो पाता है। तो कि बाहर के जो गाय हैं, बाहर मतलब यूरोप का ज़्यादातर गाय हैं, यूरोप ठंडा मुल्क के है, ठंडा में सूटेबल है वो गायें, तो यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम्स होता है, उसमें डिजीज रेसिस्टेंस कैपेबिलिटी कम होती है, यहाँ के पाउडर उसके लिए सूटेबल नहीं है, मिनरल्स डिफिशियंसी होती है, कई तरह की चीज़ें हैं। तो हम लोग मैनेजमेंट करके उसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली अगर हम एक्जोटिक नस्ल के पालेंगे तो कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस होंगे। इनफर्टिलिटी तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, अडर का प्रॉब्लम हो रहा है, टीथ ब्लाइंडनेस जिसको हम मास्टाइटिस कहते हैं। तो इसमें हम कैसे इसको कंट्रोल करेंगे, तो इन्वायरमेंट बढ़िया देंगे, फीड का कंसनट्रेट और रफेजेस का रेशियो बढ़ाएंगे, मिनरल्स का अमाउंट बढ़ा देंगे, और मिल्किंग के बाद उसमें सावधानी कर देते हैं कि उसमें बैक्टीरियल कप इन्फेक्शन नहीं हो। और जब जानवर जब मिल्किंग कर रहे हैं तो उस समय देखते हैं कि दूध जो लिए इसके बाद उसको हम साफ़ करेंगे, धो देंगे, लेने के पहले और लेने के बाद भी, और जानवर को थोड़ी देर खड़ा करेंगे ताकि वो टीथ ब्लाइंडनेस नहीं हो। तो हम क्रॉस ब्रीडिंग कराएंगे, तो क्रॉस ब्रीडिंग में यहाँ तक ज़्यादातर दूध देने वाली हॉर्स फ्रीजियन से क्रॉस कराया जाता है, लेकिन यहाँ के लिए सूटेबल जर्सी है तो जर्सी से क्रॉस कराया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि दूध उसका भी दूध अच्छा है, लेकिन कम हॉर्स फ्रीजियन से है इसलिए ऑप्ट नहीं करते हैं, लेकिन उसको ऑप्ट करेंगे अगर तो मुझे लगता है कि यहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए सूटेबल होगा, किसान भाइयों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। किस तरह हमारे किसान दुधारू पशुओं के जरिए देश के तरक्की में योगदान दे सकते हैं, जब विदेशी नस्लों का उपयोग करें तो क्या सावधानी बरतें और क्या सावधानियां उनको बरतनी चाहिए, आप तमाम बातों पर विस्तार से जानकारी दी, कार्यक्रम में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कई बार परंपरा से हटकर अगर हम कुछ नया करने की कोशिश करें तो विकास की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं, सफलता सुनिश्चित भी हो सकती है, क्योंकि इस क्षेत्र में नई संभावनाएं होती हैं। तो आइए अब जानने का प्रयास करते हैं अपने विशेषज्ञ से इस भेंटवार्ता के जरिए मोती पालन के क्षेत्र में प्रबंधन और इसकी संभावनाएं। नमस्कार, कृषि जगत से जुड़ी तमाम खबरें लिए मैं आपके सामने हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा नए नए विषय लेकर आते हैं और नए नए विशेषज्ञों से आपको रूबरू करवाते हैं, जिसमें कि आपको खेती संबंधी बहुत सारी जानकारी मिलती है, किस तरह से किसानी कर सकते हैं और किस तरह से आप अच्छा खासा मुनाफा पा सकते हैं। आज हम एक ऐसी खेती की बात करेंगे जिससे हमारे किसान भाई अगर वो उस खेती को करते हैं तो कम लागत में वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा पा सकते हैं। जी हाँ, वो है मोती की खेती, जिस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जो वैज्ञानिक हैं वो है डॉक्टर मुकेश कुमार, कृषि विज्ञान केंद्र सुखेत से हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि मोती पालन कैसे हमारे किसान भाई कर सकते हैं जिसमें कि अच्छा खासा मुनाफा मिल सके। मोती पालन की अपने राज्य में बहुत ही असीम संभावनाएं हैं। मोती जो है इसकी खेती हम वर्टिकल एरिया में करते हैं, मतलब मछलियों के साथ हम इसे आसानी से कर सकते हैं। अगर जिनके पास तालाब नहीं है वो भी टैंक की मदद से जहाँ पे 3 से 4 फीट पानी रख पाते हों उसमें भी कर सकते हैं। मोती जो है एक मोलस्का परिवार का सदस्य है और इसके दोनों का पार्टों में आप जो है अभी बाज़ार में बहुत सारे डिजाइनर मोती का प्रचलन है, उसको आप अच्छे से एक सामान्य सर्जरी की प्रक्रिया है जिसे आप किसी भी प्रशिक्षण केंद्र से सीखकर या अनुभवी किसान बंधुओं से भी सीखकर आसानी से कर सकते हैं। सर, आपने बहुत अच्छा बताया। अब हमारे किसान भाई जो मोती पालन करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रशिक्षण कहाँ से ले? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है किसान बंधुओं। यह एक तकनीकी क्षेत्र है, इसमें आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ेगी। आप अपने ज़िले के कृषि विज्ञान केंद्र से, मात्स्यिकी महाविद्यालय से या बिहार और भारत सरकार द्वारा अनुशंसित मोती पालन के जो केंद्र है वहाँ से आप प्रशिक्षण लेकर, और यह प्रशिक्षण सामान्यतः 7 दिनों से लेकर 15 दिनों के बीच का प्रशिक्षण लेकर आप यह
कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। और मेरी किसान बंधुओं से यही सलाह है कि बिना प्रशिक्षण लिए आप इसमें कदम नहीं रखें, अन्यथा उन्हें हानि होने की ज़्यादा संभावना रहती है। सर, हमारे किसान भाई जो पहली बार मोती की खेती करते हैं तो उसमें मतलब उसकी लागत क्या लगेगी और किस तरह शुरुआत कर सकते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। मोती पालन जो है सामान्यतः हमें छोटे स्तर पर शुरू करना चाहिए और किसान बंधुओं इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो सिप मजल्स जो है जो हमें आसपास के इलाके में मिलते हैं, हमें उससे ही पालन करना आरंभ करना चाहिए। और लागत के तौर पर एक मोती के उत्पादन में एक मजल से हमें 2 मोती सामान्यतः मिलता है। तो एक मोती के जो एक पेयर है उसके उत्पादन में सामान्यतः जो खर्च आता है 30 से 40 रुपये का आता है। और अगर आप थोक में बाज़ार मूल्य देखें भी तो कम से कम यह जो एक पेयर है वो 200 से 300 रुपये में बिक जाता है। पर इसमें आपको 17 से 18 महीने का समय लगता है। इस पर बहुत ही आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। सर, रोज़गार के से नज़रिए से देखा जाए तो मोती पालन करके और जो हमारे नए किसान हैं अगर वो करना चाहते हैं कि मोती पालन करें तो कितने से शुरुआत करनी चाहिए? किसान बंधुओं, मोती को हीरे का पर्याय माना जाता है। सामान्यतः हम बोलचाल में हीरा और मोती बोलते भी हैं। और मोती जो है यह एक कमर्शियल क्रॉप है और इससे आपको अत्यधिक लाभ होने की संभावना रहती है। और अभी भी हमारा देश जो है वो दूसरे देशों से जैसे कि चाइना से और अन्य देशों से हम मोती का आयात करते हैं। तो इसमें असीम संभावनाएं हैं और इसके लिए आपको किसी अतिरिक्त जल स्रोत की आवश्यकता नहीं है। जिस जल स्रोत में मछली का पालन हो रहा है वहाँ पे भी आप कर सकते हैं, या आपके पास समय जगह का अभाव है तो आप छोटे छोटे टैंक में भी इसको कर सकते हैं, जिसमें 3 से 4 फीट पानी रखेंगे और 15 से 20 दिनों में उस पानी को 5 से 10% अगर आप परिवर्तित करते रहेंगे तो उसमें भी आप मोती पालन कर सकते हैं। सर, रियल मोती में और आर्टिफिशियल मोती में क्या अंतर है? असली मोती और नकली मोती की पहचान की है कि जो असली मोती है वो विनेगर में आप विनेगर में डालेंगे तो उसका क्षरण होने लगता है और जो आर्टिफिशियल मोती है उसका क्षरण नहीं होता है। सर, ये तो मोती की खेती की बहुत अच्छी आपने बात बताई कि इसकी खेती करके हमारे किसान भाई अच्छा खासा मुनाफा पा सकते हैं, लेकिन बाज़ार में इसकी कीमत और इसका किस तरह से बिक्री करके और अच्छा खासा मुनाफा पा सकते हैं? मोती को 9 रत्नों में एक प्रमुख स्थान प्राप्त है और इसकी जो है हीरे के बाद इसको रखा जाता है। और इसको पहनने से इसका ज्योतिषीय महत्व भी है, इस पहनने से शांति भी रहती है, ऐसा कि ज्योतिषशास्त्र में इसका वर्णन भी है। तो आप सामान्यतः जौहरी की दुकानों पर इसे होलसेल में बेच सकते हैं। साथ ही साथ हमारे जो महानगर हैं दिल्ली, कलकत्ता और चेन्नई, इन जहाँ पे रत्नों का ज़्यादा सा व्यापार होता है, वहाँ पे के व्यापारी आपसे आपके खेतों से जो आप जहाँ से तालाब से है आप उनसे संपर्क करेंगे, वहाँ से ले जा सकते हैं। और इसमें एक किसान बंधु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सीजन के परे है। आप किसी भी सीजन में किसी भी मांग के हिसाब से इसको बेच सकते हैं। अगर आपके पास मोती की अधिक उत्पादन हो गई है तो आप उसे थोड़े समय के लिए उसे सुरक्षित भी रख सकते हैं। सर, चलते चलते आप हमारे किसान भाइयों को ये मोती के बारे में और क्या क्या संदेश देना चाहेंगे? प्राकृतिक मोती एक बहुत ही उभरता विषय है और इसमें किसान बंधु अपने तालाबों पर ही मोती पालन आरंभ कर सकते हैं। इसके लिए एक सामान्य सर्जरी की प्रक्रिया होती है जिसे भी आप किसी भी प्रशिक्षण केंद्र से प्रशिक्षण लेकर शुरू कर सकते हैं। और एक सिप से 2 मोती डिजाइनर पर्ल का उत्पादन कर आप कम से कम 200 से 300 रुपये प्रति मोती के पर्ल के हिसाब से आप इसका मुनाफा ले सकते हैं। किसान बंधुओं, यह फसल 12 से 18 महीने में तैयार हो जाती है और इस पर तो बहुत ही कम ध्यान देने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ यह बाज़ार मूल्य में हमेशा इसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। आप इसको संरक्षित करके जब भी इसका मूल्य अच्छा हो तो आप इसको व्यापार के लिए उतार सकते हैं। तो किसान भाइयों, अभी आपने जाना मोती उत्पादन के बारे में, जो हमारे जो विशेषज्ञ हैं और आपको बताएं कि किस तरह से आप मोती उत्पादन करके और कम लागत में आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कैसे पा सकते हैं। तो सर, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। उम्मीद करते हैं कि आप इन जानकारियों का पूरा लाभ ले पाएंगे। कुछ ऐसी ही और भी नई जानकारियों से आपको रूबरू कराएंगे कार्यक्रम की अगली कड़ियों में। तो देखते रहिए ये कार्यक्रम इसी समय इसी चैनल पर। होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए रखिए अपना और अपनों का ख्याल और दीजिए इजाज़त। नमस्कार।